बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिन्वा अचेबे। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का चैप्टर नंबर 7 है और आज की इस वीडियो में हम इस नॉवल को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की नज़र से भी देखेंगे, इसका लिटरेरी एनालिसिस भी करेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्ले के ऑथर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चिन्वा अचेबे जो हैं ये एक फ़ेमस राइटर हैं और ये जाने जाते हैं अपनी क्लियर और पावरफुल राइटिंग की वजह से, जो कि किस पे बेस होती थी? यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे बेस होती थी। अपने वर्क्स में ये हिस्ट्री और फिक्शन को मिक्स करके लिखा करते थे और रियल लाइफ स्टोरीज़ को दिखाया करते थे। क्रिटिक्स ने भी बहुत अच्छे से इनको एप्रिशिएट किया है और एक ऑनेस्ट इन्होंने रिव्यू दिया है। अचेबे जो हैं ये ज़्यादातर अपनी राइटिंग्स में अफ्रीका के बारे में लिखा करते थे, जहाँ पे ये पैदा हुए नवंबर 16, 1930 को और ये बड़े हुए ओगिडी नाइजीरिया में। इनके जो पेरेंट्स थे इसाया और जेनेट अचेबे, ये मिशनरी टीचर्स थे। मिशनरी जो हैं ये ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि ना रिलीजियस काम को सरअंजाम देते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वो उन लोगों को किसी दूसरे एरिया में दूसरे ममालिक में भेजते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो अपने दीन का प्रचार कर सकें, ठीक है? यानी कि लोगों को अपने दीन में कन्वर्ट कर सकें, उनको जाके वहाँ पे उनको अपने दीन की तालीमात दें और अब लोगों को अपने जो भी उनका रिलीजन है उनमें कन्वर्ट करें, ठीक है? तो इनके पेरेंट्स जो थे वो ये काम करते थे। इनका जो बैकग्राउंड है एज अ क्रिश्चियन और एज अ मेंबर ऑफ आइबो ट्राइब, वो इनको हेल्प करता है कि वे डिस्क्राइब करें मॉडर्न और प्री कॉलोनियल अफ्रीकन रियलिटीज़ को। इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ को ब्लेंड किया है अफ्रीकन फ़ोल्कलोर के साथ, प्रोवर्ब्स के साथ और क्रिश्चियन फ़िलॉसफ़ी के साथ, और इन्होंने एक क्रिएट की है ऑथेंटिक टेल्स अफ्रीकन कल्चर के लिए। अचेबे ने अपना जो गाँव है वो छोड़ दिया था ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज अटेंड किया अमोहिया में और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज जॉइन किया इबादन में। इन्होंने ग्रेजुएशन की 1953 में डिग्री इन आर्ट्स। इन्होंने एज़ अ राइटर अपने करियर का आगाज़ किया नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से और उसके बाद ये रेडियो में भी रहे अंटिल 1966 और डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग जब ये बने उसके बाद इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने ये क्यों छोड़ा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना नाखुश थे पॉलिटिकल सिचुएशन से, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम जा रही थी उनकी वजह से बायएफ्रियन वॉर क्या वो वजह बनी। बायएफ्रियन वॉर जो है ये नाइजीरिया का और बायएफ्रिया का आपस में इन लोगों की वॉर हुई थी 1967 से 1970 तक ये वॉर जो है वो चली है। तो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ये वॉर जो थी वो हुई थी। और उसके बाद ये एक सीनियर रिसर्च फेलो बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया नसूका में और उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनली ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया और बोलना भी शुरू कर दिया। इन 1972 इन्होंने एक टीचिंग जॉब जो है यूनिवर्सिटी में ली और वहाँ पे ये इंग्लिश पढ़ाया करते थे और 1976 तक इन्होंने ये जॉब जो है वो कंटिन्यू रखी और उसके बाद दोबारा से 1987 से 1988 तक फिर से उन्होंने वही वाली जॉब की। थ्रू आउट हिज लाइफ अगर बात करें तो एचएबी ने बहुत ज़्यादा वर्क्स जो है वो लिखे, जिसमें हम लोगों को एसेज मिलेंगे, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, आर्टिकल्स और चिल्ड्रन बुक्स भी मिलेंगी। इनकी एक पोइट्री की कलेक्शन क्रिसमस इन बाय एफ्रा, इसने एक प्राइज़ भी जीता था, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़। और इनका एक नॉवल एरो ऑफ गॉड, इस नॉवल को फाइनलिस्ट किया गया था 1987 में ब्रोकर प्राइज़ इन इंग्लैंड के लिए। और इनका एक दूसरा नॉवल एंथिल्स ऑफ द सवाना, इनके इस नॉवल ने प्राइज़ जीता था न्यू स्टेट्समैन जोक कैपबेल अवार्ड। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नॉवल की तरफ। तो नॉवल का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसकी जो हम लोगों को सेटिंग मिलेगी वो मिलेगी लेट 80s में, ठीक है? ये एक नाइजीरियन टाउन में हम लोगों को मिलेगी। नाइजीरिया का जो टाउन है उसका क्या नाम है? अमोफिया। यानी ये वाला जो टाइम हम लोगों को जब नॉवल स्टार्ट होगा ना, तो टाइम जो है वो प्री कॉलोनियलिज्म का होगा। उस टाइम अंग्रेज़ जो हैं इनके नाइजीरिया में नहीं आए थे, ठीक है? ये उस टाइम का स्टार्टिंग जो मिलेगी सेटिंग की वो वहाँ पे हम लोगों को मिलेगी। मिशनरीज़ के आने से पहले, यानी कि जो जितने भी फॉरेनर्स हैं उन सब के आने से पहले की सेटिंग हम लोगों को मिलेगी प्ले का स्टार्ट जो है। उसके बाद इसमें हम लोगों को ट्राइब्स के बारे में बताया जाएगा। आइबोक्लाइन, आइबोक्लाइन जो है ये ना टिपिकली वो कस्टम्स वगैरह को ना फ़ॉलो करते हैं, जिसमें कि किसी की बलि चढ़ा देना, फ़िरकों में बँटे हुए लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट, मैजिक, ये सारे जो लोग हैं ना इस क्लैन के, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव रखते हैं। ट्राइब की जो लीडरशिप है वो उस इंसान को दी जाती थी जो बहुत ज़्यादा भारी-भरकम होता था, ठीक है? लाइक उसकी कितनी रेपुटेशन है ट्राइब में, उसको दी जाती थी लीडरशिप और साथ में उसने कितनी कंट्रीब्यूशन की है अपने ट्राइब में, उस लिहाज से उसको लीडरशिप दी जाती थी। और हम लोगों को आइबो ट्राइब का जो लीडर यहाँ पे मिलेगा उसका नाम है अकोनकागो। अकोनकागो जो है ये इस प्ले का मेन कैरेक्टर है और हम इसको प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं। और लोग जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं क्योंकि रिसेंटली इसने एक अचीवमेंट हासिल की है। एक हिसाब से एक रेसलर है और ये जीत के आया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं इसको इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो अकोनकागो से एक्सीडेंटली एक यंग मैन का, ठीक है, वो ना कत्ल हो जाता है। उसके गन की गोली चल जाती है और वहाँ पर वो बंदा जो है वो मर जाता है, जिसकी वजह से इसके जो ट्राइब वाले होते हैं इसके घर को जला देते हैं और इसको एक्सिल कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं 7 साल के लिए। 7 साल की इसको सज़ा मिलती है। फिर जब ये वापस आता है तो उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि मिशनरीज़ जो हैं, जो इंग्लिश लोकल्स हैं, वो उनके एरिया में आ चुके हैं और उन्होंने उनको कंप्लीटली बदल दिया, ठीक है?
उसके गाँव को कंप्लीटली बदल दिया होता है मिशनरीज़ ने। और वो अपनी सारी की सारी ट्रेडिशंस को, अपने जितने भी उनके क्लैन के जो ट्रेडिशंस हैं ना, उनको वो भूल चुके होते हैं। ये जो ट्राइब के लोग होते हैं ना, सिर्फ़ उनको उस टाइम अपने कस्टम्स और अपने बिलीव्स जो अपनी ट्रेडिशन उस टाइम याद आती हैं, जब कॉनकर वो जो है एक सीरियस क्राइम जो है उससे वो कमिट हो जाता है। वो क्या कमिट होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी सस्पेंस खराब नहीं करती मैं। तो उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको अपनी ट्रेडिशन याद आती है कि हमारी भी कोई ट्रेडिशंस थी, ठीक है? अब ये जो क्रिटिक्स हैं ना, उन्होंने अचेबे को इतने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है उनके इस वर्क की वजह से, क्योंकि जिस तरह से वो ट्रेडिशन को और प्रोग्रेस को किस तरह से लेके चले हैं, तो उसकी वजह से क्रिटिक्स ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है। इन्होंने जो कैरेक्टर्स की यूनिक लैंग्वेज को यूज़ किया है और साथ में इन्होंने इस नॉवल में डुअल ट्रेजेडीज़ दिखाई हैं और रीडर्स जो हैं वो ओकोंकोवो को अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के लिए खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं। और किस तरह से आइबो क्लैन का जो कल्चर है, वो किस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, बिल्कुल अपने ट्रेडिशंस को किस तरह से भूल जाते हैं। वो इस चीज़ के लिए रीडर्स जो हैं, वो खुद के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। अचीबे ने जो अपना ये नॉवल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट, इन्होंने नाइजीरिया के जो बाहर वाले लोग हैं ना, उनके लिए लिखा था ताकि वो उनको दिखा सकें कि जब कोई अपने कल्चर को भूल जाता है, तो उसपे क्या इम्पैक्ट आता है। ये जो नॉवल है, ये पब्लिश हुआ था 1958 में और ये जो बुक है, ये नाइजीरिया या अफ्रीका में पहले जो है, इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी गई थी, इतनी फ़ेमस नहीं थी। लेकिन नाइजीरिया ने जब इंडिपेंडेंस हासिल की 1960 में, तो फिर उस टाइम अफ्रीकन्स ने इस बुक को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था और नाइजीरियन हिस्ट्री में इसको एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन भी इन्होंने माना है। सबसे पहले हम लोग नॉवेल्स के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है, वो है ओकोंकोवो का। ओकोंकोवो जो है, वो बेटा किसका है? यूनोको का, ठीक है? ये फादर है इसका। और ये ना जिसका फ़ादर है ना कॉनकवर यानी कि ये जो बंदा है, यूनोको, ये बहुत ज़्यादा ना लेज़ी है और इसने ना अपनी ज़िंदगी में कोई इतना ख़ास काम नहीं किया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जो लेज़ी वाली चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको वो वाली चीज़ें पसंद हैं, जैसे म्यूज़िक आ गया, कन्वर्सेशन आ गई। और कॉनकवर जो है वो अपने फ़ादर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, उसको लेज़ी वग़ैरह कहता है और कॉनकवर जो है, वो एक सक्सेसफुल मैन बन जाता है, एक वेल्दी मैन बनता है अपनी हार्ड वर्क की वज़ह से और वो बहुत ज़्यादा ना अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है? वो ना उन सब चीज़ों को अवॉइड करता है जिसमें उसको सॉफ्टनेस नज़र आती है, जिसमें म्यूज़िक आ गया, इमोशंस आ गए और इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करने की वजह से ओकोंकोवा जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसकी 3 बीवियाँ हैं और इसके बहुत सारे बच्चे हैं। व्हाइट मैन जो हैं वो ये माफिया में आते हैं, ओकोंकोवो जो है उस टाइम भी स्ट्रगल करता है और कहता है कि मैं सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर दूँगा। ये अपने फादर को बिल्कुल इसी तरह समझता था कि ये ना सोसाइटी में फिट ही नहीं आते कहीं पे। मज़ीद अगर आगे हम लोग बात करें तो बाद में हम लोगों को ये पता चलेगा कि ओकोंकोवो को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो अग्रेसिवनेस है ना, वो एक बेस्ट वे नहीं है सर्वाइव करने का, ठीक है? बल्कि एडैप्टेशन इज़ अ की, ठीक है? और इसको हम लोग एक ट्रेजिक हीरो बोलेंगे, क्यों? अपने फ्लॉज़ की वज़ह से। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये ना इसमें इसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस आ जाती है, वॉयलेंस करता है ये बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वज़ह से? क्योंकि ये खुद को ना ये नहीं चाहता कि कोई मुझे वीक कहे। ये ना कहे कोई कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बंदा है, बहुत वीक है। बल्कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के से था कि हर कोई मुझसे डरे, ठीक है? और ये ना बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वगैरह भी बाद में करता रहा और जिसकी वजह से ये जो है वो ये डाउनफॉल का शिकार हुआ। क्योंकि ये अपने इमोशंस तक को हाइड करके रखता था, अपनी सेंसिटिव साइड इसने किसी को कभी नहीं दिखाई थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक बेटी से ही प्यार करता था जिसका नाम था अज़िन्मा, ठीक है? और साथ में ये अपने फ़ॉस्टर सन से भी मोहब्बत करता था, जो कि है एकेएमएफना, ठीक है? इन दोनों से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोहब्बत करता है, लेकिन ये जो अपने फ़ॉस्टर सन के साथ करता है ना, ये भी हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है। तो जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ इन दोनों से वो मोहब्बत करता है, बाकी वो किसी से मोहब्बत नहीं करता और खुद को ना बहुत हार्ड फ़ील करवाता है कि मैं वीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास नेवॉय। नेवॉय जो है ये ओकोंकोवो का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है? और हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करते हुए न दिखाई देगा कि ये ना अपने फ़ादर की हाई एक्सपेक्टेशंस तक पहुँचने के लिए ना इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करता है। बल्कि इन फैक्ट इसके जो इंटरेस्ट है ना, ये इसके ग्रैंडफ़ादर से मिलते हैं, ठीक है? और इसके ग्रैंडफ़ादर क्या थे? म्यूज़िक लवर और कन्वर्सेशन लवर, ठीक है? लेकिन इसके जो इंटरेस्ट हैं, ग्रैंडफ़ादर से मिलते थे, जिसकी वज़ह से ओकोंकोवो जो था, वो उससे ज़्यादा नफ़रत करता था कि तुम बिल्कुल ही मेरे बाप पे गए हो, तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पे कभी पूरा नहीं उतर सकते, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ये उसके ओकोंकोवो जो है अपने बेटे नेवॉय के मुँह पे भी मारता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसके जो इंटरेस्ट हैं, वो सारे के सारे इसके ग्रैंडफ़ादर पे चले गए हैं। अब जब इसका फ़ॉस्टर ब्रदर एकेमेफना जब इनकी लाइफ़ में आता है, तो उस टाइम ना ये एक बिल्कुल ओल्डर ब्रदर की तरह उसके साथ एक्ट करता है और इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और बिल्कुल एक उसको जेंटली जो है, वो उसको ट्रीट करता है। इस एक्ट की वज़ह से जो ओकोंकोवो है ना, वो नेवॉय को थोड़ा बहुत एप्रिशिएट करता है। लेकिन फिर भी वो अपनी फादर की एक्सपेक्टेशंस के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, जबकि उसके जो अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो कुछ और ही होते हैं। लेकिन एकेमुफना की डेथ के बाद नेवो जो है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और क्योंकि वो अपनी फादर की जो हार्श वैल्यूज़ है ना, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है और जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं, ये वहाँ पर आती हैं, तो नेवो जो है, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है और जब ओकोंकोवो को पता चलता है कि मेरा बेटा जो है, उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, तो वो उसको बेदखल कर देता है और अपना सारा रिश्ते-नाते जो हैं, वो उसे तोड़ देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर कैरेक्टर की बात करें तो वो है एज़ेन्मा। एज़ेन्मा जो है ये सिर्फ़ एक वाहिद ऐसी बच्ची है जिससे ओकोंकोवो जो है वो मोहब्बत करता है, ठीक है? ये एक्विफ़ी ओकोंकोवो की फ़ेवरेट डॉटर है
एक्विफी जो है ये इसकी सेकंड वाइफ है ओकोंकोवो की। अज़िन्मा जो है इन दोनों की फेवरेट डॉटर है। ये कॉन्फिडेंटली अपने फादर को अप्रोच कर सकती है, समटाइम्स तो उनको चैलेंज वगैरह भी कर देती है। और ओकोंकोवो जो है वो उसके इस बिहेवियर को देख के उसकी दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि तुम्हें बेटी पैदा नहीं होना चाहिए था। जैसे तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, तुम्हें चाहिए था कि तुम बेटा पैदा होती, ठीक है? और मुझ पे तुम जाती। क्यों? क्योंकि ना ये भी अपने ना बाबा की तरह थे बिल्कुल, ओकोंकोवो की तरह थी, अपने इमोशंस को शो नहीं करवाती थी और इनफैक्ट इसने अपने इमोशंस को साइड पे रख दिया। इसकी शादी की बात चल रही थी और इसने अपने इमोशंस को साइड पे कर दिया और इसने कहा जब इनको मैंने स्टार्ट में प्ले के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनको अब उस बस्ती से निकाल दिया जाता है 7 साल के लिए। तो वहाँ पे बहुत एक अच्छा डिसीजन लेती है अपने फादर के मुताबिक कि मैं अपने इमोशंस को फ़िलहाल सेपरेट रखूँगी। जब मैं वापस चली जाऊँगी अपने ट्राइब में तो तब मैं वहाँ पे जाके शादी करूँगी, अब मुझे शादी नहीं करनी है। तो जिसकी वजह से जो है ओकांकोवो के दिल में और ज़्यादा इसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है कि मेरी जो बेटी है इसके और मेरे ख़्यालात बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है एकेमे फुना। एकेमे फुना जो है ये फोस्टर सन है ओकांकोवो का। यूमोफिया, ठीक है? यूमोफिया जो है वो वाला ये वो विलेज है जहाँ पर ओकांकोवो रहता है, ठीक है? अब ये माफिया और इनके नेबरहुड विलेज का आपस में ना कोई ना झगड़ा चलता है, ठीक है? झगड़ा चल रहा होता है, तो ना उसके उसको सेटल डाउन करने के लिए जो नेबरहुड जो विलेज है ना, वो इस लड़के को भेजते हैं इनके विलेज में, ठीक है? एक एम फुना को भेजते हैं। अब जो ओकोंकोवा है ना, वो कहता है कि चलो तुम ना मेरी पहली बीवी के साथ रह लेना। उसको अपनी पहली बीवी के साथ जो है वो रहने देता है और 3 साल तक ये इन लोगों के साथ रहता है। अब काफ़ी ज़्यादा इससे वो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है और जो एक एम फुना जो है, ये भी उसको ओकोंकोवो को फादर कहना शुरू कर देता है, उसको बिल्कुल अपने बाप का दर्जा देता है और बिल्कुल उसके बाप की तरह इज़्ज़त करता है और अब बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि इन्हीं की फैमिली का ये हिस्सा है और ओकोंकोवो भी इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। अब क्या होता है कि क्योंकि ये तो आया होता है एक हिसाब से दय्यत के तौर पे, कि साथ वाले विलेज ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ झगड़े को सेटलमेंट के लिए इसको भेजा है यहाँ पे। तो अब ये वाला जो ट्राइब है ना, ये इस विलेज का जो ट्राइब है, आइबो ट्राइब कह लें। वैसे इसके इनके ट्राइब्स का नाम है आइबो ट्राइब्स और ये जो गाँव का नाम है वो ये है, ये मोफिया। अब ये मोफिया के लोग हैं ना, ये आइबो ट्राइब्स कह लें। उनके जो एल्डर्स हैं ना, वो आके कहते हैं कि अब ये बंदा जो है, जो लड़का आया था 3 साल पहले इस विलेज में, वो तो आया था ना इस वजह से कि सेटलमेंट हो सके। तो अब जब तक इसकी जान नहीं जाएगी, इसको सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा, तो तब तक ना ये तो सब कुछ सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए ना अब इसको कुर्बान कर दो। उनके जो एल्डर्स हैं ना, वो कहते हैं कि तुम्हें तो अपने इस बेटे से, क्योंकि अब तूने बिल्कुल अपने इसको बेटा बना लिया है, तो तुम तो इसको नहीं मार सकते। तो ऐसे कहते हैं हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग मार देते हैं इसको। तो ओकोंकोवो जो है वो वहाँ पे ये कहता है कि यही इसके कॉन्फ्लिक्ट का शिकार भी होता है। ओकोंकोवो जो है वो यहाँ पे कहता है कि ये तो मेरी सॉफ्ट साइड इनको नज़र आ रही है, कि मैं जो हूँ बहुत वीक किस्म का बंदा हूँ, कहीं मुझे कोई वीक ना समझे। तो क्या वो कहता है कि नहीं, मैं इसको खुद मारूँगा। अब ओकोंकोवो का एक दोस्त भी है, वो उसको मना भी करता है कि नहीं तुम ये नहीं करो, वो तुम्हें अपना बाप समझता है और तुम उसको कत्ल करने के लिए जा रहे हो। अगर एल्डर्स ने उसको मारना भी है, बड़ों ने उसको मारना है तो उसको मार लेने दो, लेकिन तुम इस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करो। लेकिन वो अपनी दोस्त की बिल्कुल नहीं सुनता और जाके तो उसको मार देता है। अब इसकी वजह से, क्योंकि इसने अपने बेटे को मार दिया होता, तो मार देने की वजह से इसका जो बेटा है नेवॉय, वो इससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल इसको अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करता था और बिल्कुल अपनी फैमिली समझता था। तो उसको ये था कि मेरे जो बाप के जो वैल्यूज़ है ना, मैं तो उन पे बिल्कुल नहीं चलूँगा। उनको अपनी मैस्कुलिनिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, तो उसको उससे ही नफ़रत थी। जिस तरह से उसको ओकोंकोवो को अपने फादर के लेज़ी होने पे था ना, बहुत ज़्यादा नफ़रत थी कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा लेज़ी है, सोसाइटी में किसी काम का नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नेवॉय को अपने बाप से, ओकोंकोवो से इस वजह से नफ़रत थी कि ये अपनी मैस्कुलिनिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन का। मिस्टर ब्राउन जो है ये हम लोग को कॉलोनियल प्रेज़ेंस इसमें मिलेगी। जब 7 साल के बाद जब वो अपने वापस आते हैं ना अपने ट्राइब्स में, ओकोंकोवो जो अपनी फैमिली के साथ वापस आता है अपने विलेज में, तो उस टाइम मिशनरीज़ जो हैं वो आ चुकी होती हैं, यानी कि व्हाइट पीपल। मिस्टर ब्राउन जो है ना, ये एक व्हाइट पीपल है, वो आ चुके होते हैं। तो मिस्टर ब्राउन जो है ये पहले ऐसे बंदे थे, एक बहुत ज़्यादा काइंड मिशनरीज़ को कह लें, और ये लोकल लोकल पीपल के साथ ना बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, उनकी स्टोरीज़ को सुनते थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते थे। लेकिन क्या होता है कि अपनी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इनको विलेज को छोड़ के जाना पड़ता है और उनकी जगह पे एक नया बंदा आ जाता है, जिसको कि जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है वो है रेवरेंड जेम्स स्मिथ, ठीक है? अब ये मिस्टर ब्राउन की जगह पे आ जाता है। लेकिन ये वाला जो बंदा है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है? और ये बिल्कुल भी लोगों को नहीं समझता, बिल्कुल उनको इज़्ज़त तक नहीं देता उनको। उनके कल्चर को, उनकी ट्रेडिशन को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देता, ठीक है? और अपने इन्हीं एक्शंस की वजह से जो प्ले है ना, ये हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट इसमें मिलेगा अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी के हार्श रिएक्शंस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है नेक्स्ट हमारे पास ना ये माइनर से ही कैरेक्टर हैं। ये वाला जो कैरेक्टर है ये ओकोंकोवो का अंकल है, इतना इसका ख़ास कैरेक्टर हम लोगों को नॉवल में नहीं मिलेगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इसका हम लोगों को रोल मिलेगा। ये एक सीनियर ऑफ़िशियल है नाइजीरिया का, व्हाइट कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ठीक है? ये ऑफ़िसर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। ये इसका करैक्टर जो हम लोगों को है प्ले के लास्ट में मिलेगा। उसके बाद योनोका, ये जो है
ओकोंकागुआ का फ़ादर है और जैसे कि मैंने इसको बता दिया कि ये ओकोंकागुआ जो है वो बचपन से इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेज़ी थे। उसके अलावा हमारे पास ये वाले जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ओबेरिका। ओबेरिका जो है ये ओकोंकागुआ का क्लोज़ फ्रेंड है। जब इसको एक्सिल कर देते हैं ना विलेज से निकाल देते हैं तो उस टाइम पे ये इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एकिवेफी एकिवेफी जो है ये ओकोंकागुआ की सेकंड वाइफ़ है और एज़िनमा की ये मदर है और इसने जो है वो अपने बच्चे 9 बच्चों की इसने डेथ देखी है। बिल्कुल बचपन में ही उनको खो देती रही है। और सिर्फ़ एक बेटी इसकी बची अज़िनमा, यही सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी जो बेटी है ना, अब इस बीवी से सिर्फ़ यही बेटी जो है ये इसकी बची और ये इसका सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी। और ये जो हैं सारे के सारे ये माइनर से कैरेक्टर्स हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा और ये भी सारे के सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। इतने ज़्यादा इनका हम लोगों को नहीं मिलेगा स्टोरी में, इतना कोई ख़ास नहीं है इनका अमल-दख़ल। अब हम लोग समरी की तरफ चलते हैं, तो इस नॉवल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओकोंकागुआ's राइज़ टू फेम। यहाँ पर ओकोंकागुआ का स्टार्ट हम लोगों को मिलेगा, जहाँ पर इसको फेम मिलती है, ठीक है? अब ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट जो है, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है ओकोंकागुआ की, ठीक है? और ओकोंकागुआ कौन है? एक आइबो मैन है, आइबो ट्राइब से इसका ताल्लुक है। और ये जो इस नॉवल की सेटिंग है, वो हम लोगों को योमोफिया में मिलेगी। योमोफिया जो है, ये साउथ ईस्ट नाइजीरिया में एक विलेज है, ठीक है? अभी जो ओकोंकागुआ है, ये हम लोगों को शुरू में मिलेगा कि ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, ठीक है? अपने इस ट्राइब का, अपने विलेज का और इसकी जो स्ट्रेंथ है, वही इसकी वीकनेसेस भी हैं, ठीक है? और इसका जो कॉन्फिडेंस है, वो प्राइड में बदल जाता है। इसकी मैस्कुलिनिटी जो है, वो अथॉरिटिज़्म में बदल जाती है। इसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, वो किसमें बदल जाती है? अनकंट्रोलेबल एंगर में बदल जाती है और यही जो है, ये इसका डाउनफॉल का शिकार भी होता है, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं हरकतों की वजह से। फर्स्ट पार्ट है नॉवल का, इसमें हम लोगों को क्या सेटिंग मिली है, लेट 19th सेंचुरी की, जब यूरोपियंस जो हैं, वो नहीं आए थे। यानी जो कोलोनाइज़ेशन हुई थी ना नाइजीरिया की उस टाइम, ये नहीं हुई थी। ये प्री कोलोनाइज़ेशन का टाइम है नाइजीरिया में, ठीक है? और इसमें जो है, हम लोगों को एक पैरेलल्स लाइन मिलेंगी किसमें? ओकोंकागुआ की पर्सनल डाउनफॉल का और साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटीज़ बाय कोलोनियलिज़्म का। यानी कि इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को ना ओकोंकागुआ का डाउनफॉल मिलेगा, ठीक है? स्टोरी में भी हम लोगों को साथ-साथ चल रहे होंगे ये सब कुछ और उसके बाद जो अफ्रीकन ट्रेडिशंस का किस तरह से जनाज़ा इन्होंने निकाला था, उस चीज़ के बारे में भी ये जो है वो बताया जाएगा कि कोलोनियलिज़्म की वजह से अफ्रीकन सोसाइटी की जो ट्रेडिशन थी, वो किस तरह से डिस्ट्रक्ट हुई, उसके बारे में इस नॉवल में हम लोगों को बताया जाएगा। अभी जो फर्स्ट पार्ट है इस बुक का, इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से ओकोंकागुआ को पावर मिली, ठीक है? अब ने बिल्कुल अपने फादर से बिल्कुल ही डिफरेंट था क्योंकि इसका जो फादर था, वो बहुत वीक था, पुअर था, लेज़ी था, लेकिन ओकोंकागुआ जो है, ये एक एक्सीलेंट रेसलर था, एक सक्सेसफुल फार्मर भी था और अपनी कम्युनिटी में इसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही थी। प्ले जब स्टार्ट होता है ना, तब हम लोग को पता चलता है कि इसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक रेसलर है, तो ये ना एक रेसलिंग जीत के आया होता है और जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, वो एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इसको प्रेज़ कर रहे होते हैं। इसको सिविल टाइटल्स और ऑनर्स जो हैं, वो मिले हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इकेमफना को कि ये उसकी देखभाल करेगा। इकेमफना कौन है? ये वो लड़का है जो कि नेबरहुड विलेज ने इनको दिया था दय्यत के तौर पे। एक वेल्दी फार्मर नवाकिबे ये जो है, ये एक वेल्दी फार्मर है। इसने भी इसको अपनी ज़मीन दी थी, 800 यम्स दिए थे ताकि ना ये फ़ार्म खरीद सके और जाके ना उसकी देखभाल कर सके ना। तो क्योंकि उसको इस चीज़ पे बिलीव था कि अगर ओकोंकागुआ ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले ली है ना, तो वो लाज़मी इसको पूरा करेगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि ना तूफ़ान सा आता है, तूफ़ान की वजह से वो सारा का सारी जो उसकी फसलें हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ओकोंकागुआ जो है, वो दोबारा से उसको प्रिज़र्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये अपने गाँव में बहुत ज़्यादा जो है ये इसको रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है। अब ओकोंकागुआ जो है, इसकी जो सक्सेस जो है ना, वो डाउनफॉल का शिकार होती है। कब? क्योंकि ये ना बिल्कुल भी सिम्पैथी शो नहीं करवाता है। भले ही इसके सामने कोई वीक से वीक बंदा भी होगा ना, कभी भी सिम्पैथी जो है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसको जो लोग हैं, ये इसके बाप की तरह समझें, जिस तरह इसका बाप जो था वो वीक था, बिल्कुल उस तरह समझे। और ये पब्लिकली भी लोगों को ना बहुत ज़्यादा ना इंसल्ट कर देता था उनकी। अब यहाँ पे एक हमारे पास वाकया है, ये ओसोगो नामी बंदे की ना इंसल्ट कर देता है और इसको ना वुमन कह देता है, ठीक है? और ये क्या है कि इसकी जो सक्सेस है ना, अपनी सक्सेस की वज़ह से ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। इनफैक्ट अपनी फैमिली के साथ भी इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अब ये जो इसका बेटा है नेवोय, वो रिजेक्ट कर देता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी मैस्कुलिनिटी की वज़ह से कि मुझे इस किस्म का बाप नहीं चाहिए। और अपनी इन्हीं सारी हरकतों की वज़ह से, अपनी हार्श वायलेंस और इन सब चीज़ों की वज़ह से ही अब इसका जो ताल्लुक होता है ना लोगों के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट एक यहाँ पे एक नोटेबल बात है कि ये अपनी थर्ड वाइफ़ ओजिंगो को बहुत ज़्यादा मारता है उस टाइम में जब ना इनका एक पीस वीक चल रहा होता है, ठीक है? वीक ऑफ पीस चल रहा होता है। ये इनकी कोई ना कोई ट्रेडिशन होगी आइबो कस्टम्स में कि ना स्ट्रिक्टली जो मारपीट को ना वो फॉरबिडन किया होता है कि कोई भी वायलेंस जो है वो नहीं होगी। तो वहाँ उस वीक में भी वो बाज़ नहीं आता और अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारता है। अब ओकोंकागुआ की जो मोस्ट सीरियस मिस्टेक है, वो ये है कि वो जब एक केमोफुना को वो लोग कत्ल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम
उसकी सैक्रिफाइस में पार्टिसिपेट करना। उस बच्चे के कत्ल में इसने हिस्सा लिया जिसको इसने खुद पाला हुआ होता है। इनफैक्ट इसका जो दोस्त है वो इसको वार्न भी करता है कि तुम ये सब कुछ ना करो, क्योंकि वो तुम्हें एज़ अ फादर देखता है तो तुम ना करो। लेकिन वो उसकी इस एडवाइस को इग्नोर कर देता है और जाके एकेमाफोना को खुद जाके कत्ल करता है ताकि मुझे कोई भी वीक ना समझे, ठीक है? अब यही एक्ट जो है वो डीपली नेवोए को, इसके अपने सबसे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और ये जो है क्वेश्चन छोड़ जाती है अपने फादर पे और इनकी जो कल्चर की ट्रेडिशंस हैं उन पे, कि ये किस किस्म का कल्चर है और मेरा फादर जो है उसने उस इंसान को मार दिया जिसको इसने बेटे के तौर पे पाला था। अब यहाँ पे अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज़्यादा ना गलतियाँ करता है और एक और गलती जो है वो उससे होती है। इनका एक एल्डर है एज़्यूडो के फ्यूनरल इसका ना डेथ हो जाती है और इसका फ्यूनरल चल रहा होता है, तो इसके फ्यूनरल में ना इससे गन चल जाती है और वो एक किसी लड़के को जाके लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। बेशक वो एक अनइंटेंशनल ही था कि वो गोली मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी गन जो है वो चल गई और उसको गोली जाके लग गई। तो इसकी वजह से उसके जो वहाँ के जो लोग हैं ना, उस गाँव के जो लोग हैं, वो उसके घर को जला देते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं कि तुम अब 7 साल तक यहाँ पर कदम नहीं रखोगी। 7 साल तक उसको उसके गाँव से निकाल दिया जाता है। उसकी जो भी उसने पास्ट में जो कुछ भी किया होता है ना बुरा, उसकी वजह से नहीं, बल्कि ये एक ऐसा एक्शन जो कि उसे अनइंटेंशनली हुआ था, उस पे उसको सजा दी जाती है और उसको अब गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, वो क्या है कि ओकोंकोवोस एक्सिल टू मबांटा। अब वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है मोबांटा की तरफ। मोबांटा के जो करीब के किसी गाँव में अपनी ना मदर के रिलेटिव्स के पास चला जाता है, यानी कि ये अपने मदरलैंड में चला जाता है। और ये जो टाइम था, उस टाइम में ब्रिटिश कॉलोनाइज़ेशन जो है, वो होना शुरू हो गई थी। इर्द-गिर्द के जो एरियाज़ थे ना, वहाँ पे ब्रिटिश ने आके कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे 2 कल्चर्स के दरमियान ना कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम आता है जब अमेब, ये भी एक ट्राइब है, ठीक है? अमेब के लोग जो हैं, वो पहले व्हाइट मैन का कत्ल कर देते हैं और क्यों? क्योंकि वो ना उनके टाउन में आता है और वो ना सब उससे डर जाते हैं और जिसकी वज़ह से ना वो उसको कत्ल कर देते हैं। वो उससे बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ना वो उससे बात नहीं करते और उसको वो कत्ल कर देते हैं। और यही जो चीज़ है, ये इनके कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बनती है और जो ब्रिटिश है, वो अमेब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है? इनको नामो-निशान ही इन लोगों का मिटा देते हैं। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं, ये भी यूमोफिया में आना शुरू हो जाती हैं। यूमोफिया वो जहाँ पर ओकोंको पहले रहा करता था और साथ में मोबांटा में भी जहाँ पर अब वो आके रह रहा है, ठीक है? और वो कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने दीन में कन्वर्ट कर सकें, अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकें। और बहुत ज़्यादा विलेजर जो हैं, वो ना कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। लेकिन कुछ लोग जो हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं। उसमें नेवर भी होता है, ओकोंको का सबसे बड़ा बेटा, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और जब ओकोंको को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको डिसऑन कर देता है। और उसके बाद अब टेंशन्स जो है ना इनके दरमियान उस वक़्त आती हैं जब एक इंसान जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है और साथ में ना वो पाइथन को किल कर देता है। अब यहाँ पे पाइथन का क्या ज़िक्र है? अब इनके ना ट्राइब्स में ना ये एक ट्रेडिशन थी कि ना जिस तरह से ये लोग ना एनिमल्स को स्पिरिचुअलिटी के तौर पे लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और इनको लेते हैं कि ये स्पिरिट्स हैं, ये हमारी हिफाज़त करती हैं वगैरह-वगैरह। इन सब लोगों के ना किसी किस्म के बिलीव हैं। तो वो ना पाइथन को मार देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ना इन दोनों कल्चर के दरमियान ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मतलब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ओकोंको के जो 7 साल होते हैं ना कि उसको जिला-वतन किया जाता है और उसके वो 7 साल जो है वो पूरे होने वाले होते हैं और फिर वो अपनी फैमिली के साथ जो है यूमोफिया वापस चला जाता है। नेक्स्ट वाला पार्ट है कि ओकोंको रिटर्न्स टू यूमोफिया। ये जो है ये लास्ट पार्ट है इस प्ले का और इसमें जो है वो वापस आ जाता है ओकोंको और ताकि ना वो आके ना अपना वही स्टेटस जो है यूमोफिया में वापस हासिल कर सके। लेकिन जब वो आता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि इसकी जो विलेज की जो हालत है ना वो कंप्लीट बदल चुकी है। यूरोपियंस की प्रेज़ेंस की वजह से। इसमें सबसे पहला मिशनरी जो था वो आया था मिस्टर ब्राउन और ये जो था ये बहुत एक रिस्पेक्टेबल आदमी था, हर एक की रिस्पेक्ट करता था, ट्रेडिशंस की भी रिस्पेक्ट करता था, लोगों की भी करता था। लेकिन मिस्टर ब्राउन को ये विलेज जो है वो अपनी अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ के जाना पड़ा और मिस्टर ब्राउन के बाद वहाँ पे एक नई मिशनरी आता है, रेवरेंड जेम्स स्मिथ। ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का मैन है और इसी के अमल की वजह से इन दोनों के ट्रेडिशंस और इनके कल्चर के दरमियान फिर से कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी स्ट्रिक्टनेस। अब टेंशन्स जो हैं पीक पे उस टाइम पहुँचती हैं जब एक इंसान इनोच, ठीक है? इनोच जो है वो भी पाइथन को किल कर देता है और उसको खा जाता है ताकि वो अनमास्क कर सके एक स्पिरिट का क्या नाम है? एग्वोग्वो स्पिरिट को वो अनमास्क कर सके। वो उस स्पिरिट को अनमास्क करना चाह रहा था क्योंकि वो जो है वो क्रिश्चियनिटी में उसने कन्वर्ट कर लिया तो वो ना जिसकी वज़ह से ना वो पाइथन को मार देता है ताकि ताकि वो ना ये ताकि वो ये साबित कर सके कि इनके जो बिलीव्स है ना वो गलत है, ठीक है? इनके ट्रेडिशंस जो है वो गलत है। इन सब चीज़ों की वजह से आइबर ट्राइब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना अब क्रिश्चियंस का जो चर्च है ना वो उसको जला देते हैं, ठीक है? डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। अब इसी की वजह से अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे और इन सबको ना अरेस्ट कर लेते हैं। ये माफिया के जो लीडर्स हैं ना उन सबको अरेस्ट कर देते हैं और इनको फाइन भी करते हैं। तो ये फाइन जो है वो पे कर देते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पे बहुत ज़्यादा ना गुस्सा होते हैं कि हमारे साथ कितना अनफेयर ट्रीट किया गया। हमारे भी तो ट्रेडिशंस पे बात की गई थी ना, हमारे बिलीफ पे भी बात की गई थी, लेकिन उस टाइम किसी को कुछ नज़र नहीं आया। जब हम लोगों ने इनकी चर्च को के साथ ये सलूक किया तो उसके बाद इनको सब कुछ याद आ गया और हम लोगों को फाइन भी भरना पड़ा और हम लोगों को अरेस्ट भी किया गया।
अब क्या होता है कि ना अब हम ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना बैठ के बात कर लेते हैं ना, तो एक मीटिंग रखते हैं। अब ये जो कम्युनिटी है ना, वो कहती है कि चलो जो भी हुआ ना उसको छोड़ो, बस ठीक है जाने दो। तो लेकिन जो कॉन्कवो है वो कहता है कि नहीं मुझे ब्रिटिश कॉलोनियलिज़्म के खिलाफ खड़े होना है, भले ही मुझे अकेला खड़ा होना पड़े मैं खड़ा होऊँगा, ठीक है? अब इन सब चीज़ों की वजह से ना क्या होता है कि वो ना मीटिंग के लिए अपना एक नुमाइंदा भेजते हैं और जब वो नुमाइंदा भेजते हैं ना मीटिंग के लिए और कॉन्कवो जो है वो उसका मर्डर कर देता है, उसको कत्ल कर देता है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है नेक्स्ट डे वो खुद आता है कि वो ओकोंकोवो को अरेस्ट कर सके, लेकिन ओकोंकोवो खुद ही अपनी जान ले लेता है, सुसाइड कर लेता है। वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई होती है, लेकिन उनके अब यहाँ पे उन लोगों को अपने ट्रेडिशन जो है वो याद आ गए। जब मैंने स्टार्ट पे बताया था कि उनको सिर्फ़ अपने एक ही टाइम में अपना ट्रेडिशन जो है वो याद आता है, कि हमारे ट्रेडिशन कुछ यूँ है ट्राइब की कि अगर कोई भी सुसाइड करता है ना, तो हम लोग उसका प्रॉपर फ्यूनरल नहीं करते हैं, उसको प्रॉपर हम लोग नहीं दफनाते हैं, हम उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है? हम उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो आप ऐसा करें वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को कहते हैं कि आप ही इसका सारा जो भी दफनाने वगैरह का सारा काम है ना, ये आप ही करें, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस जो है ये इस चीज़ की हम लोगों को इजाज़त नहीं देते कि हम लोग वो इंसान जिसने अपनी जान खुद ली होती है, हम उसको दफनाएँ भी, हम नहीं ये कर सकते। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो बहुत ज़्यादा ना हैरान होता है कि उसने इतना सब कुछ किया इन लोगों के लिए, लेकिन अब जब वो मर गया है तो इन लोगों को अपनी ट्रेडिशंस याद आ गई हैं। अब यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है ना वो फिर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसको ना उतारा जाए क्योंकि वो हैंग हुआ हुआ होता है, फांसी ली होती है उसने, कि उसको उतारा जाए नीचे और उसके ना फ्यूनरल वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, उसको दफनाने का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो खुद जनाज़े में शरीक नहीं होता है, उसके फ्यूनरल में शरीक नहीं होता है, लेकिन अपने आदमियों को कहता है कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो खुद समेटें। यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है ना, वो कहता है कि मैं ना अब ये जो सारा जितना भी वाक़या हुआ है ना कि ओकोंकोवो ने अपनी जान ले ली अपने सिर्फ़ लोगों के लिए, ये मैं अपनी बुक में ऐड करूँगा क्योंकि मैं आजकल ना एक नाइजीरिया पे एक बुक लिख रहा हूँ, अफ्रीकन कल्चर पे ना एक बुक लिख रहा हूँ, तो मैं ना उसमें चलो ज़्यादा ना से एक पैराग्राफ ही सही आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा एक्ट हुआ है और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैराग्राफ है यार। कि मैं कोई ना कोई ना एक आध पैराग्राफ लिख ही लूँगा, ठीक है? यहाँ पे अब नेक्स्ट में अपनी बुक का वो टाइटल भी देता है, इसकी बुक का जो है वो टाइटल क्या है? द पैसिफिकेशन ऑफ द लोअर नाइजर्स प्रिमिटिव ट्राइब्स, ठीक है? अब ये जो है ना ये एक आयरॉनिकली हम लोगों को राइटर ने यहाँ पे बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है ना वो उसके बिलीफ जो है ना उसके बारे में बताया गया है। आयरॉनिकली का क्या मतलब है कि जो सोचा जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे बिल्कुल अपोज़िट होता है, ठीक है? जो एक्सपेक्ट किया जाए उससे बिल्कुल अपोज़िट हो। अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उसका क्या बिलीव था कि मैं ना इन लोगों के लिए पीस लेके आया हूँ। ये लोअर नाइजर्स जो है ना इनके लिए मैं पीस लेके आया हूँ। लेकिन उसी के एक्शंस की वज़ह से उसकी जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे सारी उनके ट्रेडिशन वग़ैरह की और यही इवेंट जो है उन लीड किए हैं ओकोंकोवो की डेथ के लिए। ठीक है? यानी कि सारे के सारे सारे इवेंट्स हैं उन्हीं ने लीड किया ना ओकोंकोवो को डेथ पे मजबूर किया। और यहाँ पे कमिश्नर के जो आइडियाज़ हैं ना, वो हम लोगों को थोड़े-से कॉमिकल लगेंगे, क्योंकि देखिए ना वो ये समझ रहा था कि मैं अफ्रीका को ना बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और मैं तो इन पे एक हिस्ट्री लिख सकता हूँ, ठीक है? यानी कि ब हालाँकि वो जानता बहुत थोड़ा था, ठीक है? वो लिखने का प्लान रखता था कि मैं इन पे लिखूँगा, अफ्रीकन्स पे मैं लिखूँगा, नाइजीरिया पे लिखूँगा, लेकिन वो उनको इनकी हिस्ट्री को तो इतना ख़ास जानता भी नहीं था, थोड़ा बहुत जानता था और वो बुक लिखने के लिए बैठ गया। अब ओकोनवो की जो ट्रेजिक डाउनफॉल है और एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, ये कमिश्नर की नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंगल पैराग्राफ की अहमियत रखता था। और इसी तरह से यूरोपियंस जो है वो किस तरह से अफ्रीकन्स को एक बिल्कुल ही छोटा-सा समझते हैं, ये हम लोगों को इस कमिश्नर ने बताया है कि किस तरह से वरना अफ्रीका की हिस्ट्री को मिसरिप्रेज़ेंट करते हैं। अचेबे के इस वर्क का जो एम था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को ठीक कर सकें। वो लोगों को ये बता सकें कि जो अफ्रीका की जो असल हिस्ट्री है ना, वो क्या है और कॉन्वोको के पर्सपेक्टिव से। ये नहीं कि यूरोपियन के पर्सपेक्टिव से क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैराग्राफ से ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगा। ठीक हो गया? उम्मीद है कि इस पॉइंट की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग थीम्स की बात करें तो हम लोगों के पास थीम्स हैं कस्टम एंड ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे इस नॉवल में ना कस्टम्स और ट्रेडिशन की ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है और कॉन्कवो की स्ट्रगल बताई गई है कि वो किस तरह से अपने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को जो था वो देखता था और उसके ट्रेडिशन में जितनी भी चेंजेस आई थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं उसने किया। उसने कहा कि नहीं जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हमारे ट्रेडिशंस हम लोग क्यों किसी के ट्रेडिशन वगैरह को एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ट्रेडिशन और कस्टम वगैरह को बताया हुआ है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारे पास वो है डिसीजंस एंड रिजल्ट्स। अब इसमें हम लोगों को इस नॉवल में ओकोंकोवो ने जो अर्ली डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में कि वो अपने फादर की लेगेसी को तोड़ना चाहता था थ्रू हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क करना चाहता था और रिस्पेक्ट वगैरह करवाना चाहता था अपने ट्राइब में, ताकि ना वो एक ग्रेट वॉरियर माना जाए। लेकिन जब वो वॉयलेंट करता है उनके रूल्स को, जैसा कि पीछे था कि वीक ऑफ पीस ने इसने अपनी बीवी को मारा था। उसकी वजह से जो ट्राइब के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत एरोगेंट किस्म का बंदा है और एक हिसाब से इससे ना दूर हो जाते हैं। और ओकोंकोवो को जो था वो मना किया गया था कि तुम ना अपने इमेके फुना को जब उसको मारने की तैयारी कर रहे थे, तुम उसमें पार्टिसिपेट ना करना। लेकिन उसने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया, इस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे कोई वीक ना समझे क्योंकि मैं वीक नहीं हूँ। मैं बहुत मैं हार्ड किस्म का इंसान हूँ और मैं वीक नहीं हूँ। और यही सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से वो डाउनफॉल का शिकार भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है वो है एलिनेशन एंड लोनलीनेस। जब ओकोंकोवो को एक्सिल कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है हर उस चीज़ से जिसको वो जानता होता है। पहले कितना उसको लोग जो थे वो रिस्पेक्ट उसकी करते थे, लेकिन बाद में उसको जब वहाँ से एक्सिल कर दिया गया तो उसको वो होपलेस वो खुद को फ़ील करता है, आइसोलेटेड फ़ील करता है। और जब उसका बेटा नेवोय वो भी कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में, उस टाइम भी वो खुद को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और होपलेस जो है वो फ़ील करता है।
और वो खुद को ये फ़ील करता है कि मुझे ना धोखा दिया गया, मेरे अपने ही बेटे ने मुझे जो है वो धोखा दे दिया है। और अपने ट्राइब की तरफ से भी वो यही फ़ील करता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और बाकी जो सारे के सारे मेंबर्स हैं उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया। और उन्होंने उन्होंने अपने ट्रेडिशंस के साथ भी धोखा किया, ठीक है? लाइक वो किस तरह से उन्होंने जब वहाँ पे कॉलोनाइज़र्स जो हैं वो आ गए, उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेडिशंस वगैरह को छोड़ दिया और अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन, अपने बिलीव्स वगैरह को बिल्कुल छोड़ दिया और उस वहाँ पर भी उसने खुद को लोनलीनेस फ़ील किया और ये फ़ील किया कि मेरे साथ जो है वो धोखा हुआ और अपने ट्रेडिशंस के साथ भी उन्होंने धोखा किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब ओकोंको वो वापस आता है अपने ट्राइब में तो वो देखता है कि किस तरह से सब कुछ ही बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले क्या था, आइबो के जो लोग थे वो ना वॉरियर स्पिरिट को मानते थे, ठीक है? अपने बड़ों से एडवाइस वगैरह लेते थे और गॉड्स वगैरह की जो थी वो प्रस्तिश वगैरह करते थे और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को किस तरह से रिज़ॉल्व करते थे? वायलेंस के थ्रू। लेकिन अब वो आके क्या देखता है कि ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे सब कुछ जो है वो चेंज हो गया है और वो ना आके देखता है कि ये जो सारे के सारे आदमी है ना, वो औरतें बन चुकी हैं, ठीक है? मतलब वही ना कि वो अपनी मैस्कुलिनिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता था और वो आदमी भी उसी को मानता था, जो कि ना औरतों औरतों पे हाथ वगैरह उठाए, वायलेंस वगैरह करे, हार्श हो, तो बिल्कुल। लेकिन अब के जो लोग थे वो चेंज हो चुके थे, तो जिसकी वज़ह से ना वो उनको एज़ अ वुमन देखता था कि ये तो औरतें बन चुकी हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ों की इबादत करना शुरू हो गई हैं, जिनको वो देख ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों को कैरेक्टर मिला था इनोज का, इनोज जो है वही जिसने पाइथन को मार के खा लिया था, ताकि वो बता सके कि ये जो स्पिरिट वगैरह है ना, ये कुछ भी नहीं है। अब बजाए इसके कि वो इनोज की उस बात को समझ ले कि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है, तो उस उन्होंने इनोज को जो है उसका घर को जला दिया, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब व्हाइट पीपल जो है वो मीटिंग के लिए कुछ बंदों को भेजते हैं और उनमें से ओकोंकागुआ जो है वो एक बंदे को मार देता है, उनके एक मेंबर को मार देता है और बाकी के जो लोग होते हैं ना ट्राइब के जो लोग होते हैं, आइबो ट्राइब के, वो ना बाकी लोगों को जाने देते हैं, ठीक है? बाकी लोगों को जाने देते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये भी इनमें दिखाती है कि जो भी क्या कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है क्रिश्चियंस का इनके बिहेवियर पे। नेक्स्ट जो है वो है इविल एंड गुड। ये आप देख लीजिएगा, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग ना इसका देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ द नॉवल। व्हाइट पीपल के आने से पहले क्या होता था कि ये लोग जो थे ना वो अपनी ज़िंदगियों को अपने कस्टम और अपने बिलीव्स के मुताबिक गुज़ारते थे। इनका जो फेथ था वो वेरियस ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस थी उस पे था, इनका बिलीव स्पिरिट वगैरह पे था और ये अपने जो आबाओ-अजदाद है ना, उनकी टीचिंग्स वगैरह पे ही चलते थे विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है? कोई क्वेश्चन किए बगैर कि सही है, गलत है, जैसा भी है बस जैसा उनको उनके आबाओ-अजदाद ने उनको सिखा दिया ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे अमल करते थे और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे। अब जो मेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल देखे जाते थे और वो मल्टीपल वाइफ्स वगैरह रखते थे। वुमेन जो हैं वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ वगैरह को देखती थी। हर एक ट्राइब का अपना-अपना एक लीडर होता था जो कि ग्रुप के लिए डिसीजंस वगैरह लेता था। अब जो सेकंड वाला हमारे पास पॉइंट है वो है कि जब व्हाइट मैन आ गए। व्हाइट मैन आने की वजह से विलेज जो था अमेबा जो विलेज था, वहाँ पे उन्होंने एक बंदे को मार दिया था ना, व्हाइट मैन को मार दिया था और व्हाइट मैन को मारने की वजह से ब्रिटिश ने फिर अमल दखल किया उसमें और उसके बाद इस ट्राइब को बिल्कुल ही तबाह कर दिया था, ठीक है? उसके अब ये जो इंसिडेंट है ये व्हाइट मैन की हार्शनेस को शो करवाता है और शो करवाता है देयर लैक ऑफ कंसर्न फॉर द ट्रुथ। कुछ लोग जो हैं जैसा कि नेवोए उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था जो कि मिशनरीज़ वगैरह लेके आए थे और लीडिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी। उसके बाद जो थर्ड वाला हमारे पास पॉइंट है वो है पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन ऑफ द आइग्बो सोसाइटी। अब व्हाइट पीपल के आने की वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने ट्रेडिशन, अपने बिलीव्स वगैरह को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? और अपने जो भी उन्होंने उनकी आबाओ-अजदाद ने जो इनको सिखाया हुआ होता है ना, उसको भूल जाते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका लिटरेरी एनालिसिस देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइसेज़ इसमें यूज़ हुई हैं, इसमें इन्होंने ना एलेगोरी का यूज़ किया है, कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ किया है और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए इन्होंने स्टोरी को बताया है। अब यहाँ पे कॉलोनियल एरा के बारे में हम लोगों को बताया गया है एलेगोरी के तौर पे, ठीक है? एलेगोरी वगैरह का यूज़ करके तो हम लोगों को कॉलोनियल एरा के बारे में बताया गया है। सिम्बलाइज़ किया गया है कॉलोनियलिज़्म को कि किस तरह से कि नाइजीरिया के जो लोग थे वो एक नॉर्मल लाइफ़ जो थे वो गुज़ारे थे। लेकिन व्हाइट पीपल के आने की वजह से उनका जो बिलीव है, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन सब कुछ ही खत्म हो गया और बिल्कुल उस चीज़ को भूल गए और बिल्कुल उनका जो कॉलोनाइज़र्स का जो इफ़ेक्ट था, वो इन पे आ गया, जो इनका इन्फ्लुएंस था वो इन लोगों पे आ गया। अब इसमें हम लोगों को जो एक राइज़िंग एक्शन देखने को मिला है जब कॉनकवर जो है वो उनके मैसेंजर को कत्ल कर देता है, अपने एंगर की वजह से। यही जो है वो इसके डाउनफॉल की वजह भी बनती है। क्योंकि जब अकाउंट को ये पता चलता है कि मेरे ट्राइब में कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो जो ब्रिटिश है वो सारी की सारी मेरे खिलाफ हो जाएगी और किसी ने भी मेरा साथ नहीं कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। तो जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। अब बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नॉवल। इसमें ना इस नॉवल में हम लोगों को वेरियस कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अकाउंट को वो जो है वो एक इंटरनल स्ट्रगल को फेस करता है कि वो अपनी जो पोज़ीशन है ना अपने क्लैन में उसको वो बरकरार रख सके। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा कि जब ओल्ड और न्यू कल्चर्स जो हैं वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को देखने को मिला कि जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे यूमोफिया के वो किस तरह से क्लैश हुए। न्यू इंग्लिश जो उनके रूल्स थे ना जब इंग्लिश ने आके ब्रिटेन ने आके अपने रूल्स वगैरह को इम्पोज़ करना शुरू किया। ओल्ड और न्यू कल्चर्स जब आपस में लोगों का क्लैश हुआ, उन सब चीज़ों के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को नॉवल में मिलेगा। उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना नॉवल में, वो स्टैटिक भी हैं और डायनामिक भी हैं। और कौन का वो जो है वो एक मेन कैरेक्टर था इसका और ये
हम लोगों को कॉन्स्टेंटली अनचेंज मिला है थ्रू आउट द स्टोरी, ठीक है? और शुरू से ही ये ऐसा था कि इसमें बहुत भारी भरकम मैस्कुलिनिटी पे फ़ख्र करना, हार्श, वायलेंट, ठीक है? और ये लास्ट था कि ये ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। जबकि जो नेवल का कैरेक्टर है, वो एक हम लोगों को इसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला है क्योंकि इसने अपने बिलीव्स और अपने आइडीज़ वगैरह को चेंज कर लिया था, कन्वर्ट हो गया था क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि फोरशैडोइंग इन द नॉवल। अब इस नॉवल का जो टाइटल है ना, इस टाइटल से ही हम लोगों को एक हिंट मिल रहा है कि जो स्टोरी है वो सही से एंड नहीं होगी। यानी कि स्टोरी का जो एंड होगा वो ठीक एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे ना राइटर ने इन व्हाइट मैन्स को, यहाँ पे कॉलोनाइज़र्स को ना लोकस्ट का टाइटल दिया है। ऐसे लोग जो यानी कि एक हिसाब से टिड्डी होती है और ये ना फसलों को बिल्कुल तबाह कर देती है। तो ये उस हिसाब से है कि यानी जब कॉलोनाइज़र्स आए तो उन्होंने आके उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर को बिल्कुल ही तबाह कर दिया एक हिसाब से। उन लोगों के बिलीव्स बदल दिए और अपना जो उनका बिलीव था, क्रिश्चियनिटी जो थी, वो उन पे इम्पोज़ कर दिया उन्होंने, ठीक है? अब अपने इस नॉवल में राइटर ने इमेजिनरी का यूज़ किया है। इमेजिनरी का यूज़ करने से जो रीडर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इवेंट को, ठीक है? यानी कि हर एक इवेंट को ना वो सेंस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ट्रेजिक आयरनी एंड मेटाफर। इस नॉवल में हम लोगों को एक ट्रेजिक आयरनी मिलती है कि जब ओकोंको जो है वो अपनी लाइफ़ को एंड कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब इस नॉवल में मेटाफर वगैरह का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो है टोन शिफ्ट। इनिशियली जो है वो टोन हम लोगों को देखने को मिली है कि नॉवल ना बहुत एक हैप्पीली सेलिब्रेशन हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है? और उसके बाद शिफ्ट हो गया ये एक ट्रेजिक की तरफ, हर कोई जो है वो डिप्रेस्ड हो गया है। ओकोंको वो उसको बैनिशमेंट फेस करनी पड़ी, यानी कि उसको एक्सिल कर दिया गया था। उसके बाद व्हाइट मिशनरीज़ का आना, न्यू आइडियाज़ आ गए ट्राइब्स में, तो ये हो गई टोन शिफ्ट। उसके बाद इस नॉवल में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यूज़ हुआ है। और सिंबल और थीम्स की बात करें तो इसमें सिंबल्स जो हैं उसको लिया गया है लोकस्ट को, यैम्स को, फायर को, ठीक है? ये सारी जो है ये एक लार्जर आइडियाज़ को इस नॉवल में सिम्बलाइज़ करती हैं। उसके बाद रेटोरिकल क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे टेक्स्ट वगैरह में, यानी कि हम लोगों के ना अपने आइडियाज़ जो हैं, हम लोगों के अपने ज़हनों में इस किस्म के जो हैं वो सवालात जो हैं वो उठ सकते हैं कि इसका ऐसे सवाल है जिसका कि हम लोग ना कोई भी डायरेक्ट आंसर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओकोंकवो ने इतनी सफ़रिंग जो थी वो क्यों बर्दाश्त की? दूसरा जो है उसका जो बच्चा था, उसका जो बेटा था, जो उसका फोस्टर सन था, उसको क्यों पनिशमेंट दी गई? मतलब ये सारे के सारे ये हम लोग जो हैं वो खुद से सवाल कर सकते हैं और हम जो है वो एक डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्ट जो है वो नहीं करते इससे। अब ये जो है ये सब कुछ किसको हाइलाइट करता है, इंटरनल स्ट्रगल को और सोशल नॉर्म्स को। सेटिंग एंड सिमिलीज़ की बात करें तो इसकी जो सेटिंग हम लोग को देखने को मिली है वो मिली है योमोफिया में और मबांटा में, उनकी कम्युनिटीज़ में, ठीक है? ये कम्युनिटीज़ हैं नाइजीरिया की। और सिमिलीज़ वगैरह का भी इसमें यूज़ हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको फिर भी क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।